यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसीसीई के बारे में, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और ये चीज़ें या इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जो कि आपके ईसीसीई से कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे अभी डी ट्रिपल एस बी एग्जाम आपका आने वाला है, एनटीटी आने वाला है, केवीएस आने वाला है, और साथ ही हम लोगों का चल रहा है यहाँ पर फीमेल सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक की भी तैयारी हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ओके, तो इन सभी जगह आपसे ईसीसी के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही अपना जितनी भी टेट एग्जाम्स होती है उनमें तो कॉमन टॉपिक है ही, है ना, कि आपको ये वाला टॉपिक तो पढ़ना ही और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। तो आज अपन जो है एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। 1500 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। इसी तरीके के अपने ईसीसी से रिलेटेड, हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका मोस्टली टी ट्रिपल एस बी, केवीएस और फीमेल सुपरवाइजर के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं 15 क्वेश्चंस को, जो कि सभी प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं। साथ के साथ कुछ फैक्ट वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप साथ के साथ नोट्स जरूर से बनाते चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ये आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा है, बच्चों के आहार में पोषक की मात्रा किलो कैलोरी पर केजी पर डे दिन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेसिकली एक फॉर्मूला है जो आपको बताना है। एक बार एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपको अभी फॉर्मूला बताना है, देन हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे। और आपको ध्यान होगा अभी प्रीवियस मतलब कल के दिन में ही मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो नवजात शिशु है, यानी कि जो 0 से 1 ईयर की जो कैटेगरी होती है बच्चे की, उसमें बच्चे को कितना कैलोरी जो है पोषण लगता है। तो हमारा जो आंसर था वो 100 टू 120 किलो कैलोरी पर केजी पर डे था। तो वो 100 टू 120 हमने कैसे निकाला? इन फॉर्मूलाज के थ्रू ही निकाला होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। एनर्जी निकालनी है किलो कैलोरी में, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटीन और जो भी कार्बोहाइड्रेट बच्चे को दिया जा रहा है, प्लस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ फैट से। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 4 और 7 का मल्टीप्लाई, 4 और 9 का मल्टीप्लाई, 8 और 7 का मल्टीप्लाई। क्या आंसर आपको लग रहा है यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? देखो, जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनर्जी यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटीन जितना भी बच्चे को दिया जाना है, प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 9 का मल्टीप्लाई कर दें मास ऑफ फैट इन ग्राम्स। ये जो वैल्यू होगी सब ग्राम में होगी। अगर किलो में है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। जैसे कि 16 किलो दे रखा है तो 16,000 ग्राम आप कर देना। मैं आपको फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आपको मैथ्स में भी दिख सकते हैं, है ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर ले। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। क्या बोला हमने? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 पीसी, पी फॉर प्रोटीन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, 9 फैट। 4 पीसी प्लस 9 एफ, सीधी सी भाषा में एक फॉर्मूला है, 4 पीसी प्लस 9 एफ। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ जिस पर हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अ हैमबर्ग सैंडविच कंटेन 37 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 19 ग्राम ऑफ फैट एंड 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द टोटल एनर्जी किलो कैलोरी फ्रॉम दिस फूड? ये जो सैंडविच है इसमें कितनी एनर्जी है ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। हमने बोला ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अभी बता देते हैं। 4 पीसी प्लस 9 एफ इसका फॉर्मूला होता है। बस हमको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी। 4 पीसी प्लस 9 एफ। प्रोटीन की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है आप चाहें तो लिख लें। कार्बोहाइड्रेट इसमें सब ग्राम में ही दे रखा है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। फेट हमको 19 ग्राम यहाँ पर दे रखा है। प्रोटीन हमको 23 ग्राम यहाँ पर दे रखा है। बस वैल्यू रख लो। प्रोटीन के लिए आप 23 प्लस प्लस लिखा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट में आप 37 लिख देंगे, बाहर प्लस हो जाएगा 9, एफ में आप 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 7 और 3 10 होते हैं, 3 2 5 1 6 हो गया, 19 नम 171, 171 होते हैं। तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24, 240 प्लस 171, है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट में हो गया। तो बस आप काउंट कर लीजिए, 7 और 4 11 होते हैं, ये हो जाएगा अपना 411, है ना। तो 411 जो है अपना किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बस इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जवाब देना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने इंडिविजुअल करके बता रखा है। ये तो जो हमने 4PC प्लस 9F वाला फॉर्मूला बनाया, ये तो हमने अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि आप ऐसे करके याद कर लो। इंडिविजुअल भी करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मास दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन में 37, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं अगर आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर रहे हैं। फिर भी देखना है कि नहीं, हमको तो बेसिक से ही देखना है। एनर्जी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 4 का मल्टीप्लाई होता है ना। 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है, तो इन्होंने ये लिख रखा है, इसीलिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर मैं आपको प्रोटीन के लिए दिखाऊं तो इसमें भी कितनी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, इसलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फेट में जो होती है 9 किलो कैलोरी होती है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा एनर्जी आती है अगर हम लोग फैटी कोई भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, तो एकदम से एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है, 9 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम में। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आप इन तीनों को सम करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब हालांकि हमने अपनी ट्रिक बना ली है तो ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो 4 और 9 में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर 9 का करना है। ओके, चलिए, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आंसर करिएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, जिसने ये पूछा है कि हमें स्कूलों के लिए सशक्त और समग्र ईसीसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड हॉलिस्टिक ईसीसी करिकुलम यहाँ पर चाहिए स्कूल्स के लिए। ऑप्शंस आपके सामने, आप एक बार ऑप्शंस चेक कर लीजिए। सबसे पहला देखिए, ज्ञान और कौशल का निर्माण करने के लिए, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षाएं बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से सारे विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। क्या आंसर आपको लग रहा है कि ईसीसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकाल कर लाइए। क्या हम लोग नॉलेज और स्किल की बात कर रहे हैं? क्या हम बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षाएं देना चाहते हैं? सभी विकल्प, डेफिनेटली सारे ही विकल्प ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, कि सारे ही ऑप्शंस आप पे ठीक है। इन सभी के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ईसीसी करिकुलम यहाँ पर चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? ये हम लोग हर बार पढ़ रहे हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है उसको नर्सरी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, नर्सरी एजुकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, इस सशक्त ईसीसी पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? जो ईसीसी का स्ट्रॉन्ग करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए? विकास के सारे क्षेत्र आ जाए, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक डोमेन आ जाए, स्वस्थ आहार और पोषण के बारे में समस्त जानकारी आ जाए, कक्षा में तनाव से निपटने के ढेर उदाहरण या मानसिक व्यायाम। देखो, इसमें तो देखने से ही पता चल ही गया है कि सशक्त ईसीसी पाठ्यक्रम में बच्चों के सारे डोमेन कवर हो जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, विकास के सभी क्षेत्र जो कि सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक होंगे, ये सारे डोमेन जो है ईसीसी के अंदर आने चाहिए। मतलब ईसीसी जो है इन सब में होना चाहिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, नियोजित ईसीसी पाठ्यक्रम में परिवेश को बढ़ावा मिलता है। जो नियोजित या प्रॉपर प्लान ईसीसी करिकुलम है वो किस परिवेश को यहाँ पर बढ़ावा देता है? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को, आकर्षक और प्रेरक इन्वायरमेंट को, अति सक्रिय, संरचित और गैर लचीला। अब आप देखो कि नॉन फ्लेक्सिबल तो नेगेटिव हो गया, है ना। अति सक्रिय, हाइपर एक्टिव की बात करें तो ये भी गलत है, कॉम्पिटिटिव भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी बचा है कि बच्चे जहां पर उस कार्य में एंगेज हो सके और स्टिमुलेट कर सके, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो बी आंसर अपना ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा? आरंभिक बचपन के मूल्यांकन पर राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्य 1998 के दिशा निर्देशों के अनुसार ईसीसी में जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जटिल, विस्तृत होना चाहिए, विश्वसनीय, वैध और न्याय संगत होना चाहिए, लिंग, संस्कृति, जाति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव है उसको सबसे पहले हटा दिया जाए। ये नेगेटिव है, जटिल और विस्तृत नेगेटिव है। इसने बोला बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं हो और हम लोगों ने अपने टारगेट सेट कर दियो, तो ये चीज़ भी गलत है। तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है कि विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए और न्याय संगत, यहाँ पर रियलेबल, वैलिड एंड फेयर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो एनसीपीसीआर है, एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है जो इस आयु वर्ग के बीच में आता है। 0 से 12 साल, 0 से 14, 0 से 18 या फिर 0 से 10 साल। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? जो एनसीपीसीआर एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा जो किस एज ग्रुप में आता हो, 0 टू
18 ईयर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 18 साल के बच्चे को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है और इन्हीं को सारे राइट्स वगैरह जो रहते हैं, जो राइट्स प्रोटेक्शन राइट आते हैं बच्चों के लिए, है ना, वो सारे इसी 0 से 18 साल के बच्चों में रहेंगे कि इनसे वो बाल जो अधिकार होते हैं वो सारी चीज़ें इनमें कंसीडर करी जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। बच्चों के बीच किस चीज को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम से खेल का उपयोग किया जाना चाहिए? हम लोग बच्चों के बौद्धिक विकास को, बच्चों के व्यक्तिगत विकास को, बच्चों के समग्र विकास को या बच्चों की सृजनशीलता को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं। डेफिनेटली हम लोग बच्चे के किस विकास को, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन हम लोग हमेशा जब भी सीडीपी पढ़ते थे, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में ही आ जाता था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है इसका मीनिंग क्या होता है? हेड टू टॉ जाना, टॉ टू हेड जाना, आउटवर्ड टू सेंटर जाना, सेंटर टू आउटवर्ड जाना, या हिंदी में देखें जो हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है जिसको परिधीय सिद्धांत यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी बार हिंदी में भी इसको प्रोक्सिमोडिस्टल ही लिखा जाता है, तो आप इंग्लिश में ही याद रखें इसको। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाहर से केंद्र या केंद्र से बाहर। आपके सामने दो डायग्राम है। ये सिफेलोकॉर्डल है, ठीक है, जिसको शीर्षोभूमुखी सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, और ये है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसको परिधि सिद्धांत, जहां पर डेवलपमेंट इनसाइड टू आउटसाइड होता है। देखो इसमें एरो के थ्रू बता रखा है। जो सिफेलोकॉर्डल है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है, और यहाँ पर जो प्रोक्सिमोडिस्टल है, जो डेवलपमेंट होता है अंदर से या केंद्र से बाहर की तरफ होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। जस्ट एन एग्जाम्पल, अंदर से बाहर की तरफ विकास मतलब बच्चे का पहले शोल्डर पर जो है कमांड आती है। मान लो उसको अपने आगे रखी हुई या अपने बाएं हाथ की तरफ रखी हुई किसी चीज को उठाना है, तो सबसे पहले वो अपने शोल्डर को एक्टिवेट करेगा। दैट मीन्स कि अपने शोल्डर को उस पोजीशन में लेकर आएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे कोहनी का प्रयोग करेगा, धीरे धीरे हाथों का प्रयोग करेगा, अपनी कलाई का, फिर अंगुलियों का, अंगूठे का प्रयोग करेगा। दैट मीन्स जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ यहाँ पर विकास हो रहा है। इसीलिए इसको प्रोक्सिमोडिस्टल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है जो डेवलपमेंट होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और शीर्षोभिमुख जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब बच्चे का पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से आते आते नीचे पैरों तक विकास होगा। ये कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। इसी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त अधिगम प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार का प्रस्तावित करता है कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके नए व्यवहार को प्राप्त किया जा सकता है। इसी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त अधिगम प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार का किस चीज को प्रस्तावित करता है? संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुलग्न यानी अटैचमेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी ये प्रस्तावित करती है, या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी ये प्रस्तावित करती है कि दूसरों को देखकर बच्चा अनुकरण करता है। आपको ध्यान आ रहा होगा ये जो थ्योरी है ये अल्बर्ट बांडुरा की है। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी की यहाँ पर बात कर रहा है, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी को हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कोई भी ईसीई पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें निम्नलिखित में से किस चीज का शामिल होना अनिवार्य है? वाइल फ्रेमिंग टू एनी ईसीई करिकुलम इंश्योर्स वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या चीज उसमें होनी चाहिए? महत्वपूर्ण अधिगम डोमेन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो ये बात तो सही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लो। केवल औपचारिक, गलत हो गया। कोई भी विकासात्मक क्षेत्र शामिल न हो, नेगेटिव हो गया। केवल संज्ञानात्मक, अकेले सफिशिएंट नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 की इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड डोमेन्स बेस्ड एरियाज आर कवर्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जिस वातावरण में बच्चे को अनुकूल अनुभव मिलते हैं उसे प्रेरक, इष्टतम या समृद्ध वातावरण भी कहा जाता है, जबकि जिस वातावरण में बच्चे को प्रतिकूल अनुभव मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा? इसमें एक आंसर आपको दे रखा है और एक आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। ये बताना है कि अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या कहा जाएगा। अगर अच्छा मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमल और एनरिच इन्वायरमेंट या इष्टतम या समृद्ध वातावरण। तो आप ये इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान रखेंगे, ऑप्टिमल और एनरिच। ठीक है, क्योंकि जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो कई सारे समानार्थी शब्द निकल जाएंगे, बाकी इंग्लिश में ऑप्टिमल और एनरिच रहेगा। और जब अच्छा नहीं मिलता है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा इंग्लिश में, देखना, डेप्रिव्ड इन्वायरमेंट यानी कि वंचित वातावरण के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये वाली चीज। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसी कक्षा को प्रिंट समृद्ध और बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कक्षा की दीवारों पर क्या प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। हम लोग चाहते हैं कि जो इसी इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन्वायरमेंट हम लोग बना रहे हैं, छोटे बच्चों को हम लोग ये दे रहे हैं, तो हमारा जो होना चाहिए क्लासरूम वगैरह, उसकी दीवारें होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। हम लोग उस पर जो है बॉडी पार्ट्स चार्ट लगा दें कि शरीर के अंगों के बारे में, जहाँ पर बच्चों को जानकारी मिले। ठीक है, न्यूज़पेपर लगा दें, मैगजीन कवर लगा दें, या चिल्ड्रन आर्ट वर्क और प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। डेफिनेटली हम लोगों को ये लगाने चाहिए ताकि बच्चा दूसरे बच्चों की एक्टिविटी को देखकर मोटिवेट हो, उनकी क्रिएटिविटी को देखकर मोटिवेट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कक्षा में सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में तैयार की गई सामग्री कैसी होनी चाहिए। सिंपल सही क्वेश्चन है। अभी हमने बोला प्रिंट समृद्ध वातावरण में बच्चों की कलाकृतियों को लगाएं। ठीक है, तो ऐसे ही कक्षा में हम लोग चाह रहे हैं कि एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, इंक्लूसिविटी जो है वो भी बहुत अच्छी हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो सामग्री है वो कैसी होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट और नीड बेस्ड होना चाहिए, हार्ड टेक्सचर और ड्राई बेस्ड होना चाहिए, लाइट कलर ओनली पेपर बेस्ड होना चाहिए, ब्राइट एंड ऑडियो विजुअल बेस्ड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि छोटे बच्चे हैं तो एक्टिविटी चार्ट और जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो मतलब एज अप्रोप्रिएट और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर होनी चाहिए। ये इसका करेक्ट है। ये तो नेगेटिव हो गया बी वाला, सी वाला भी नेगेटिव है, डी वाला ओके ओके है, चमकदार श्रव्य दृश्य आधारित ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हो। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस गतिविधि की पहचान करें जो बच्चे में अपनेपन की भावना को पैदा करती हो। बच्चों में अपनेपन की भावना कैसे आएगी। ठीक है, सबसे पहला है कि कहानी पाठ पढ़ाया जाए, कविता पाठ सत्र यहाँ पर आयोजित किया जाए। ठीक है, रचनात्मक गतिविधि कुछ करवा दी जाए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करवा दी जाए, या बच्चे को सर्कल टाइम दिया जाए जहाँ पर बच्चे घेरा बनाकर या गोला बनाकर बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ सेल्फ एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे खुद से कर रहे हैं दैट मीन्स उनके अंदर एक दूसरे से बात करने में, खेलने में अपनेपन की भावना का विकास होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन चारों में सबसे बेस्ट जो है सर्कल एक्टिविटी है, तो ये करवाना सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए तो ये 15 क्वेश्चन 1500 सीरीज के हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि इसी तरीके से और भी चीज़ें हम लोग आगे कंप्लीट कर पाएँ। ओके, चलिए इसका प्लेलिस्ट आपको अलग से भी मिल जाएगा 1500 क्वेश्चन सीरीज का फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसे भी आप चाहे तो अलग से विजिट कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।